अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हैलोएरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। आप देखोगे इनमें 3 टाइप्स की रिएक्शंस दिखेंगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इसके अलावा कुछ मेटल्स से इनकी रिएक्शंस देखेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले बता दूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आप देखोगे कि जो हैलोएल्केन्स हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक रूम टेम्परेचर, एक नॉर्मल रिएक्शन कंडीशंस में होता है। अल्कोहल का फॉर्मेशन, ईथर का फॉर्मेशन, साइनाइड का फॉर्मेशन, नाइट्रोएल्केन, साइनोएल्केन, ये सब बहुत इजी गोइंग बनते हैं। समझ गए ना? मींस इनके लिए एक रूम टेम्परेचर ही सफिशिएंट टेम्परेचर है और न्यूक्लियोफिलिक की एक नॉर्मल कंडीशन ही बहुत ही सफिशिएंट है। बट आप देखोगे कि जो हैलोएरीन्स हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर मींस नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर और नॉर्मल रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं, रिएजेंट हैं, इनके साथ इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही स्लो रेट से या लगभग इनर्ट होते हैं। मींस दे आर हैलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव और इनर्ट टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल रिएक्शन कंडीशंस, नॉर्मल रिएजेंट। मतलब यह है कि अगर हम समझ गए बच्चों कि जो हैलोएरीन्स होते हैं इनमें सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर इनमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं मिलता। ये या तो बिल्कुल इनर्ट भी है कुछ रिएजेंट के रिस्पेक्ट में या कुछ में बहुत ही लेस रिएक्टिव है। अगर इनमें रिएक्शंस करानी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है बच्चों, तो इनमें बहुत हाई टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब ड्रास्टिक कंडीशंस जरूरी होती हैं रिएक्शंस की, तब जाके इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसका क्या रीजन है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताता हूं। तो मैंने यही लिखा है कि हैलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल रिएक्शन कंडीशंस, ओके, और रिएजेंट, but give substitution at drastic condition means high temperature pressure। समझ गए बच्चों कि जो हैलोएरीन है, हैलोएरीन सामान्य ताप पर, सामान्य ताप दाब पर जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, स्थापन के प्रति बहुत कम क्रियाशील है, बहुत कम क्रियाशील, समझ गए ना? और ड्रास्टिक कंडीशन बहुत ही उच्च ताप दाब पर अभिक्रिया करते हैं। इतना सा ध्यान रखना है। बहुत ही हाई टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इस तरह की जब कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं तब इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे देखो आप, ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन और NaOH। हमने नॉर्मल एक्वस मीडियम लिया, न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिया जाए नॉर्मल कंडीशन में, रूम टेम्परेचर में, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। मींस नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोराइड बाय NaOH। मींस न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या है? OH। तो आप देख रहे हैं कि एक रूम टेम्परेचर पे इसकी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। मींस यहाँ पर ये बिल्कुल इनर्ट हो गया इसके रिस्पेक्ट में। तो लेकिन ड्रास्टिक कंडीशंस में जैसे कि ये है हैलोएरीन, NaOH के साथ रिएक्शन 6 to 3 केल्विन, 300 atm प्रेशर और इसके अलावा H+ बाद में यूज किया जाए, ये सारी कंडीशंस तब जाके फिनॉल बनता है, तब जाके यहाँ से X का सब्स्टिट्यूशन OH से हो रहा है कि हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में। जस्ट ऐसा ही NaOCH3 जो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, अगर हम इसके साथ कराना चाहें तो हमें इतना टेम्परेचर लगेगा तब जाके हमारा एक एरोमेटिक ईथर मींस एनिसोल बनेगा। ऐसे ही Cu2O और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अमोनिया से रिएक्शन करें तो एनिलीन बनता है। KSH से 220 डिग्री पर कराएं तो आप देखते हैं बेंजीन मार्क ऑप्टेन, मतलब थायो अल्कोहल्स जैसे बनते हैं, थायोफिनॉल, हम इसे क्या बोल सकते हैं? थायोफिनॉल, तो ये बनते हैं। जस्ट ऐसा ही अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन कराना है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या बन गया बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ड्राई ईथर, बहुत सारी कंडीशंस जरूरी है। NaNH2 से भी हाई टेम्परेचर से रिएक्शन करें तब एनिलीन बनेगा, NaNO2 से कराएं तो हाई टेम्परेचर लगेगा। तो ये सारी कंडीशंस जो है बच्चों ड्रास्टिक है, तब जाके ये हैलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना टफ क्यों होता है।
आखिर क्या वजह है कि हैलोजन जो है इजी गोइंग हटता नहीं है रिंग से? तो देखो बच्चों, इसके 4 रीजन बताऊंगा मैं, शॉर्ट में बता दूं फिर लिख के बताता हूं। एक तो है रेजोनेंस इफेक्ट, कि लोन पेयर ऑफ हैलोजन शिफ्टेड टुवर्ड्स बेंजीन रिंग एंड डेवलप्स partial double bond nature between halogen and carbon of benzene ring, therefore large energy required for the substitution of halogen। समझ गए ना कि हैलोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो जाता है, जिससे हैलोजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है, और यही रीजन है कि हैलोजन को हटाना टफ होगा। दूसरा है कि जिस कार्बन में हैलोजन जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कहीं ज्यादा है, तो वो जो CX का बॉन्ड पेयर है उसे टाइटली होल्ड रखता है, और ऐसे में हैलोजन का हिलना निकलना टफ हो जाता है। तीसरा रीजन है कि SN1 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि जो बेंजीन रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एरेनियम आयन अगर हम बनाते हैं, तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, उसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता। और फोर्थ है बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज, बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है और वो न्यूक्लियोफाइल को पास नहीं आने देता। ये 4 रीजंस हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या बना देते हैं, डिफिकल्ट बनाते हैं। ओके, तो पहले आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो हैलो एरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जो रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बहुत ही लेस रिएक्टिव है या इनर्ट है। तो इसके रीजंस क्या हैं? जबकि हैलो एल्केन्स तो बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बट हैलो एरीन्स में ये सब्स्टिट्यूशन बहुत टफ होता है। इसका रीजन क्या है? तो देखो बच्चों, इसका रीजन बताता हूं। पहला है रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। अभी मैंने आपको बताया कि लोन पेयर जो हैलोजन का है और जो रिंग का पाई बॉन्ड है वो एक अल्टरनेट आ जाते हैं, मींस अल्टरनेशन आ गया, कॉन्जुगेशन हो गया। सो लोन पेयर ऑफ हैलोजन शिफ्टेड टुवर्ड बेंजीन रिंग and stabilized by resonance effect. Therefore, partial double bond nature develops between carbon and halogen, which is ठीक है arises difficulty to substitution of halogen in nucleophilic substitution। समझ गए बच्चों कि यही मैंने लिखा है कि lone pair of halogen shifted towards benzene ring and partial double bond nature develops between CX bond which decreases bond length of CX and decrease ठीक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बच्चों कि अनुनाद के कारण हैलोजन का इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय में खिसक जाता है, विस्थापित हो जाता है, जिससे अनुनाद के कारण CX बंध में द्विबंध का गुण आ जाता है और बंध लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसका सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होता है। देखो कैसे, आप रेजोनेंस इफेक्ट तो पढ़ ही चुके हैं। तो ये लोन पेयर यहां शिफ्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड यहां, और ये पाई बॉन्ड पूरी रिंग में रेजोनेंस इफेक्ट के कारण आप देख रहे हैं घूम जाता है। तो काफी देर तक हैलोजन और कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड का नेचर डेवलप हो जाता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है 169 पिकोमीटर, जबकि एक्चुअल में जो है 177 पिकोमीटर होती है CX की सिंगल बॉन्ड की। ये कौन सी है? सिंगल बॉन्ड की, जो कि हैलो एल्केन्स में मिलती है। लेकिन वो कितनी गई यहां बॉन्ड लेंथ? 169। यहां पर क्या आ गया? ये पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर। तो ये जो है डबल बॉन्ड नेचर हैलोजन को हटने से क्या करता है? रोकता है, और यही रीजन है कि हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन इजी नहीं होता। एक तो ये रेजोनेंस, तो मेन जो इफेक्ट है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ही CX बॉन्ड जो है वो टाइट हो जाता है और उसका निकलना टफ होता है। दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप देखोगे कि हैलोजन जिस कार्बन में रिंग में जुड़ा है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा है बच्चों? यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 2.75, जो कि 2.5 से कहीं ज्यादा है, मींस sp3 हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ये ज्यादा है। अब ऐसे में क्या होगा? जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये जो बॉन्ड पेयर है रिंग और हैलोजन के बीच का, ये जो है बहुत ही टाइट हो जाता है, होल्ड हो जाता है, कार्बन उसको होल्ड करके रखता है, टाइटली होल्ड, और ऐसे में उसका हटना टूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो यही लिखा है कि ड्यू टू दिस हाइब्रिडाइजेशन मींस
sp2 hybridization, carbon hold the electron pair of CX bond more tightly than sp3 hybrid carbon means RX। बेंजीन कार्बन का sp2 संकरित होता है जो कि बेंजीन कार्बन होता है जो CX बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रबलता से बांध के रखता है बच्चों, हटने ही नहीं देता हैलोजन को, और यही रीजन है कि ये हटता नहीं है। तीसरा है इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कैटायन। ठीक है, तो फेनाइल कैटायन अगर हम ये माने कि हैलोजन SN1 सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हैलोजन हटना चाहिए और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिनाइल कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो हैलोजन कैन नॉट गिव SN1 रिएक्शन ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। समझ गए बच्चों, इनमें हैलोजन हट जाए फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिनाइल कार्बोकैटायन अस्थायी होता है। और लास्ट रीजन है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेंजीन रिंग। बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो और न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है अटैक करने, उसका नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यही रीजन है कि न्यूक्लियोफाइल बेंजीन में आसानी से पहुंच नहीं पाता। तो एक तो पहुंच नहीं पा रहा है, दूसरा है कि डबल बॉन्ड का पार्शियल नेचर आ गया। ये सारे रीजन्स मिलके ही क्या करते हैं, हैलोएरिन्स की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं बच्चों, और यही रीजन है कि हैलोएरिन्स क्या है, लेस रिएक्टिव देन अदर। अब अगर आपसे कंपेयर करने पूछ लिया जाए कि हैलोएरिन, एल्किल हैलाइड्स और एलिल हैलाइड, बेंजीन हैलाइड्स, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये क्वेश्चन आता रहता है। आप देखोगे कि हैलोएरिन्स अगर हम एक रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आया है और आता भी है, आपको ये दिया जाता है जैसे कि यहां दे दिए गए एल्किल हैलाइड्स। ओके, एल्किल हैलाइड्स में आपने देखा इनसे ज्यादा रिएक्टिव है कौन, अगर हम यहां से लें कि C6H5X, इनसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं RX, इनसे ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों ये इस तरह के एलिल, और इनसे ज्यादा रिएक्टिव है C2CH2X। इनमें क्या होता है कि जो कार्ब कैटाइन है, कार्ब कैटाइन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। समझ गए बच्चों कि रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाते हैं, मतलब स्टेबलाइज्ड होते हैं। CH प्लस X, C6H5CH2 और प्लस X माइनस, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। यहां पर जो है इसकी जो स्टेबिलिटी है R प्लस X माइनस, ये इंडक्टिव फैक्ट से होती है, इंडक्टिव फैक्ट और हाइपर, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनके कारण इनकी स्टेबिलिटी मिलती है। और यहां पर आपने देखा कि इनस्टेबल, या यहां कहें कि रेजोनेंस जो है इफेक्ट, रेजोनेंस जो इफेक्ट अभी आपने देखा, डिक्रीज सब्स्टिट्यूशन ऑफ CX या सब्स्टिट्यूशन ऑफ X। इनमें अगर रेजोनेंस आता है तो X का निकलना ही टफ हो जाएगा, इनमें X निकलता है तो कार्ब कैटाइन इंडक्टिव फैक्ट के कारण स्टेबल होगा या हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें रेजोनेंस। तो सीधा सा है कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन। तो इस बेस पर अगर आपसे मैं स्टेबिलिटी रिएक्शन कि ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट का इंक्रीज होना है बच्चों, कि सबसे कम हैलोएरिन्स में, उनसे ज्यादा एल्किल हैलाइड में, उनसे ज्यादा एलिल हैलाइड में, उनसे ज्यादा बेंजाइल हैलाइड में। इनमें इनका दोनों का रीजन हाई रिएक्टिविटी का रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें कहीं ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट है देन इनके। इसमें आप देखोगे पूरा रिंग में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें केवल 2 कार्बन में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनमें या तो इंडक्टिव इफेक्ट आता है जो कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाता है, या हाइपर कॉन्जुगेशन, और इनमें तो सीधा है रेजोनेंस इफेक्ट CX के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड का नेचर ला देता है, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इनकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है, और इसके लिए जो मैकेनिज्म दी गई वो है बेंजाइन मैकेनिज्म। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस हैं, मैं अभी आपको कुछ बताऊंगा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो देखो बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या बोला गया कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे कि NH2-, RO-, इस तरह के R3CO-,
इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो हैलोजन जो जिस कार्बन में बॉन्डेड है, सपोज मैंने वहां स्टार लगा रखा है, उसकी अल्फा पोजीशन से बीटा पोजीशन से, कहां से? बीटा पोजीशन, ये या ये, यहां से ये प्रोटॉन को रिमूव करते हैं और एक ये क्या बन गया पहले बच्चों? कार्ब एनाइन। समझ गए ना? ये क्या बन गया? कार्ब एनाइन, या हम कहें कॉन्जुगेटेड बेस। इवन सीबी जो मैकेनिज्म है बिल्कुल जस्ट वैसा ही है। ये किस तरह की मैकेनिज्म दिख रही है? इवन सीबी। फिर ये प्रोटॉन निकलने के बाद जब ये प्रोटॉन का ये माइनस चार्ज जब यहां शिफ्ट होता है तो हैलोजन निकल के बाहर हो जाता है बच्चों। अब ये जो इंटरमीडिएट बना ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या? बेंजाइन। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। इसमें जो पाई बॉन्ड बना हुआ है बच्चों, वो एक्चुअल में वो प्योर पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, साइड में ओवरलैपिंग से नहीं बनता, बल्कि ये किससे बनता है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। किससे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो है ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है, इनके बीच में साइड में ओवरलैपिंग होती है, तब बेंजाइन बनती है। तो ये जो इंटरमीडिएट है, बेंजाइन क्यों बोल रहे हैं? कि बेंजीन भी है और आइमीन ट्रिपल बॉन्ड भी है, इसलिए इसको बोला ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसे बोलते हैं बेंजाइन। अब क्या होगा? अब न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आते हैं और ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं। देखो ये पाई बॉन्ड अगर ये इधर से अटैक करेगा तो ऐसा, और अगर यहां से अटैक करेगा तो यहां शिफ्ट होगा ये वाला बॉन्ड, और ऐसे में फिर से कार्बोनाइल बन गया, जबकि न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है इसमें। तो एक यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया जिस कार्बन में हैलोजन था, और एक देख रहे हैं आपकी बीटा पोजीशन में आ गया यहां पर, जहां की क्या था? हैलोजन था, उसकी बीटा पोजीशन में दिख रहा है। तो अब आप यहां देखोगे कि NH2 और फिर प्रोटॉन मिला तो ये प्रोडक्ट्स बन गए, लेकिन यहाँ ये 47% बनता है, ये 53। अब यहाँ बता दूं कि जिसमें हैलोजन जुड़ा था जस्ट वहां पर ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, मतलब इप्सो अटैक जिसको बोल सकते हैं। तो इस इप्सो अटैक में डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब उसी कार्बन में हैलोजन आके जुड़ गया जिसमें ठीक है, मतलब जिसमें हैलोजन जुड़ा था उसी में न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या इप्सो अटैक। समझ गए बच्चों? और जस्ट उसकी बीटा पोजीशन में इस तरह से जुड़ता है, जो ज्यादा बन रहा है, इसे बोलते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन। सिने सब्स्टिट्यूशन इस इप्सो अटैक से कहीं ज्यादा पावरफुल या प्रीडोमिनेंट होता है, और इसलिए बनता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जहां नेगेटिव चार्ज है, जिस कार्बन में आपने देखा कि हैलोजन हटा है, वहां पर कुछ समय के लिए पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है, बाद में ये बेंजाइन बनता है, तो बेंजाइन का ये चार्ज फिर से यहीं शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे ये यहाँ अट्रैक्टेड होता है। मींस इस पोजीशन में ये जो है इप्सो अटैक की पोजीशन में आयन पेयर इफेक्ट ज्यादा होता है, तो ये कवर रहती है पोजीशन, बट ये जो बीटा पोजीशन है ज्यादा फ्री होती है, और फ्री होने के कारण ही न्यूक्लियोफाइल उस सिने पोजीशन पर ही क्या करता है? अटैक करता है। तो आप देखोगे इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि यहाँ पर हैलोजन लगा दिया और यहाँ पर और यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ हैलोजन, और पूछता है कि कहाँ पर जो है प्रोडक्ट ज्यादा फेवरेबल होगा, तो ध्यान रखें जहां हैलोजन था उसकी बीटा पोजीशन में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच कर रहा है तो वो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होगा, मींस वो है सिने सब्स्टिट्यूशन। तो इनमें पहले सब क्या हुआ है? एलिमिनेशन, फिर एडिशन, तो टोटल मिला के हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। समझ गए होंगे कि ये प्रोडक्ट ज्यादा इसलिए बना क्योंकि इसमें आयन पेयर इफेक्ट कम है, इसमें आयन पेयर इफेक्ट ज्यादा होता है। सिने सब्स्टिट्यूशन प्रीडोमिनेंट देन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बच्चों? इस तरह से पहले ये बेंजाइन बनी, बेंजाइन में न्यूक्लियोफाइल आया, दो पोजीशन में ऐड हो सकता है, जहां पर हैलोजन था वहीं पर अटैच हो रहा है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इप्सो अटैक। और अगर उसकी बीटा पोजीशन में जुड़ रहा है तो इसे बोलते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन, ये ज्यादा बनता है, ये कम बनता है। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक तो होता है इप्सो अटैक या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है सिने सब्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हेलोएरीन में जिस कार्बन में हैलोजन जुड़ा है जस्ट उसी कार्बन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो इसे बोलते हैं इप्सो या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और जिस कार्बन में हैलोजन जुड़ा था उसकी
एडजेसेंट पोजीशन में अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो इसे बोलते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन। सिने सब्स्टिट्यूशन मोर इफेक्टिव देन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इट इज ड्यू टू आयन पेयर इफेक्ट। मींस हैलोजन जब निकलता है तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बीच में थोड़ा देर बांध के रखता है और इसलिए न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन में अटैक करके एडजेसेंट पोजीशन में अटैक कर देता है। समझ गए ना बच्चों? तो यही लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बन, स्टार लगा रखा है, दैट वाज, ठीक है, अटैच्ड टू द लिविंग कार्बन ग्रुप जिसमें से X जुड़ा था, उसी कार्बन में अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो इसे बोलते हैं इप्सो या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एंड सब्स्टिट्यूशन एट द एडजेसेंट कार्बन, मतलब किस कार्बन, लिविंग ग्रुप जिसमें जुड़ा है उस कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन में है तो इसे बोलते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन। समझिए बच्चों, जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन उसी कार्बन में हो जहां पर हैलोजन या निष्कासी समूह जुड़ा है तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष या इप्सो प्रतिस्थापन। जबकि इस कार्बन की निकटवर्ती स्थिति में होता है तो इसे बोलते हैं सिने प्रतिस्थापन। ध्यान रखना है, सिने सब्स्टिट्यूशन मोर इफेक्टिव देन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे ये हैलाइड जुड़ा है यानी NH2 का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर, ये केवल तभी संभव है बच्चों जब बेंजाइन मैकेनिज्म चले। बेंजाइन मैकेनिज्म द्वारा ही बताया जा सकता है ये सब्स्टिट्यूशन सिने सब्स्टिट्यूशन, और किसी मेथड से नहीं बता सकते। तो ये देख रहे हैं 47%, ये 53%, तो ये एक सिने और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। ये सिने सब्स्टिट्यूशन है, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको बताना है कि इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बच्चों ये। देखो यहाँ पर आपको Br लिखा है और OCH3, ये है NaNH2, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो आप जानते हैं कि ये Br है, Br की डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और सिने सब्स्टिट्यूशन। लेकिन आप देखोगे कि इसमें सिने सब्स्टिट्यूशन ऐसे होगा, यहाँ पर NH2 ग्रुप आएगा, OCH3, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा बच्चों, तो ये उसको स्टेबल बनाएगा। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये होगा। क्या होगा? ये वाला। इसमें पूछा जाए तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको यहाँ पर NH2 लगाना है, ये इसका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। माइनर तो नहीं बन सकते हैं, माइनर तो डायरेक्ट, ये कौन सा है? सिने सब्स्टिट्यूशन। अगर आपसे कहा जाए दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। जस्ट इसमें दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है बच्चों? ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही माइनर होंगे। तो इनके जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये, समझ गए ना? इसमें देखो तो ये नहीं हटेगा बच्चों क्योंकि लेस रिएक्टिव है, ये हट जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा? CH2Br। यहाँ पर आप देखोगे इंडिपेंडेंट गिरनार रिएजेंट बन जाएगा MgBr। जब D2O से रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन रिंग में D आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, ये हट जाएगा और D आएगा। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया दो सब्स्टिट्यूशन बता सकते हो। सपोज यहाँ पे स्टार लगा दिया तो एक बार NH2 यहाँ होगा और एक बार NH2 यहाँ होगा। समझ गए बच्चों? तो ये सिर्फ बेंजाइन मैकेनिज्म से पॉसिबल है। हम इसमें पूछें कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर M2, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH2OH। यहाँ पर आ जाए तो ये नहीं सब्स्टिट्यूटेड होगा बल्कि ये। क्यों? क्योंकि नाइट्रो की मेटा पोजीशन में जो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अभी मैं एक फैक्ट बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर NO2 और यहाँ SH, यहाँ Cl और CH2NH2। और वैसे भी इसके पॉजिटिव ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं करेगा बल्कि कहाँ पर करेगा? इस पोजीशन। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, इनको आप नोट कर लें। ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक चीज और बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अब देखो आप यहाँ पर कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोएरीन। समझ गए बच्चों कि हैलोएरीन्स में अगर हम ये कहें कि रिंग में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे कि N, ये जो है कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि NO2 है, CHO है, COH है, COR है, COOH है, SO3H है। अगर इस तरह के ग्रुप्स आते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो आप देखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या फिर हम ये कहें पॉजिटिव चार्ज ऑन अल्फा कार्बन। जिस कार्बन में हैलोजन जुड़ा है उसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा
या फिर रिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आप ऐड कर दोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। समझ गए बच्चों कि बेंजीन वलय में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आएंगे जैसे कि NO2, CHO, COOH, COOH, रेट उतना ही फास्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। या फिर हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जितनी ज्यादा हाई होगी, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, जितनी ज्यादा हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा रेट। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अल्फा कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अभी हम इसकी रीजन भी बताते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये है क्लोरोबेंजीन लोगे बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत होती है, तब जाके आप देखते हैं कि ये इसका सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन अगर आप एक NO2 ग्रुप लगा दें, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाने से इसका सब्स्टिट्यूशन इससे थोड़ा इजी हो जाता है। आप देख रहे हैं 443 केल्विन में हो रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NO2 ने इसके रेट को बढ़ा दिया। NaOH, अब दो NO2, एक ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, अब दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गए बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन और इजी हो गया। आप देख रहे हैं और जल्दी फिनॉल बन जाएगा। समझ गए ना? और अगर 3 NO2 देख रहे हैं आप, 3 विथड्रॉइंग ग्रुप है, कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये वाटर के साथ ही हाइड्रोलाइज होगा और इस तरह से आप देखोगे OH पिक्रिक एसिड बना देगा। तो अब आप देख रहे हैं कि तीनों में सब्स्टिट्यूशन का रेट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि NO2 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या ऑर्डर है? तो आप देख रहे हैं कि अगर हम ये है क्लोरीन, इससे ज्यादा 1 NO2 आ जाता है, उससे ज्यादा आप देख रहे हैं कि 2 NO2 आ गए, आप यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2, और इससे ज्यादा रेट किसमें दिख रहा है आपको? जब 3 NO2 दिख रहे हैं रिंग में। मतलब जितने ज्यादा रिंग में NO2 ग्रुप आते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी है। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये क्या है? फोर्थ। तो ऑर्डर क्या मिल रहा है? फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड और थर्ड से ज्यादा फोर्थ। समझ गए ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हम मैकेनिज्म से देखें। दूसरा ये बता दूं कि इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन मेटा पोजीशन। ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशंस में हो तो बहुत ज्यादा रेट चेंज होता है, बट मेटा में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका भी रीजन हम देखते हैं। जस्ट आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम एक ऑर्डर कह सकते हैं कि इससे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो आया बट मेटा पोजीशन में, तो इससे तो ज्यादा रिएक्टिव, लेकिन इनसे ज्यादा रिएक्टिव ऑर्थो और पैरा है। पैरा की अपेक्षा ऑर्थो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि हम -I इफेक्ट, -M इफेक्ट दोनों इफेक्टिव हैं। यहां पर आप जाओगे तो केवल -M इफेक्ट है, यहां -I -M दोनों इफेक्ट मिल रहे हैं, जिसके कारण ही ये क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जस्ट ऐसा ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात की गई हो तो मैंने अभी आपको बताया जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लो उतना ही ज्यादा रेट। तो सबसे ज्यादा फास्ट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक क्लोरीन के साथ होगा, फ्लोराइड्स के साथ, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा, उससे कम पॉजिटिव चार्ज यहां, इससे कम पॉजिटिव चार्ज यहां, और यहां बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वहां टेक ज्यादा होगा। जस्ट ऐसा ही अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दे तो डी ऑर्डर। अब आता है कि इन दोनों में आपसे पूछा जाए कि इनमें सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या होगा। तो देखो बच्चों, ये NO2 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है। हम जानते हैं कि जब ऐसा कोई ग्रुप हो जो B से दिखता है, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, और रिंग में ऐसे बड़े ग्रुप अगर यहाँ आ जाते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे यहाँ आ गए, यहाँ NO2 का स्ट्रक्चर आप देखोगे ये ऐसा है, और यहाँ पर ये बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं, इनके इफेक्ट से जो ये नाइट्रो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? ऐसे पीछे की तरफ झुक जाएगा, जिसके कारण इसका माइनस इफेक्ट कम हो गया, मतलब निग्लेजिबल हो गया, खत्म हो गया। तो जब -M इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो ऐसे में ब्रोमाइड का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। बट यहाँ पर यही मिथाइल ग्रुप मैंने यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर SIR इफेक्ट नहीं है। SIR इफेक्ट कहाँ पर है? स्टेरिक, ठीक है, इनहिबिशन रेजोनेंस, कि यहाँ पर तो ये CH3 ने NO2 को पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिसके कारण इसका -M इफेक्ट खत्म हो गया, मतलब यहाँ -M 0। लेकिन ये CH3 ग्रुप आप यहाँ कर दोगे तो ये ग्रुप तो प्लेन में ही बना रहेगा, जिसके कारण यहाँ -M इफेक्ट रहेगा और इसका सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगा। तो इससे कहीं ज्यादा रेट इसमें होगा। तो SIR इफेक्ट से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट वो होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में SIR इफेक्ट पड़ता है तो रिंग से सब्स्टिट्यूशन टफ हो जाता है, बट
बट ऐसे में सब्स्टिट्यूशन टफ नहीं होगा और यही रीजन है कि इसमें आपको ज्यादा रेट से सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। अब देखो बच्चों, आपको बता दूं कि ऐसा इफेक्ट क्यों पड़ा है कि जब ऑर्थो या पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रेट ज्यादा मिल रहा है, जबकि मेटा पोजीशन में उस तरह से रेट नहीं मिल रहा है। आखिर रीजन क्या है? तो देखो बच्चों, हम इसका इफेक्ट इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है आपके पास हेलोएरिन और यहाँ क्लोरीन, यहाँ जुड़ा है N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आया न्यूक्लियोफाइल, इसने अटैक किया इस पर। ओके, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये जो बना क्या बना, यहाँ पर एक कार्ब एनायन जिसके साथ NO2 भी जुड़ा है जिस कार्बन में, और यहाँ पर आपने देखा क्लोराइड और न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या है, एक कार्ब एनायन। अब ये जो कार्ब एनायन है, एक तो इसका -I इफेक्ट और -M इफेक्ट, ये दोनों मिलके ये क्या करेंगे, इसको इस तरह से स्टेबल बना देंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिंग का जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पहुंच गया, ऑक्सीजन में। तो ये जो है स्टेबलाइज्ड हुआ, ठीक है, एक तो -I इफेक्ट एंड -M इफेक्ट। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन है। अगर यहाँ पर भी अगर इसी तरह से देखें कि हम यहाँ Cl है और यहाँ पर NO2 ग्रुप है ऐसे, और यहाँ पर जब आप न्यूक्लियोफाइल लाएंगे तो आप देखोगे कि नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पर ये है Cl, यहाँ आगे में ये है, तो एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आया बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर आते ही ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, कहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर। ओके, तो हमारा दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और Cl और न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ClNu और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, सीधा यहाँ पर, यहाँ -M इफेक्ट इफेक्टिव है, और यही रीजन है कि ये भी स्टेबलाइज्ड होगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन में अगर नाइट्रो ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसमें -I -M इफेक्ट दोनों पड़ रहे हैं, और रिंग का नेगेटिव चार्ज सीधा ऑक्सीजन में पहुंच गया या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एटम में पहुंच गया और वो स्टेबल हो गया। ऐसे ही पैरा में आप देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट पड़ रहा है, और पैरा में भी वो इस तरह से नेगेटिव चार्जेस जाके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तक पहुंच गया। तो ये दोनों कार्ब एनायन स्टेबल हो जाते हैं, किसके कारण बच्चों, -I इफेक्ट -M इफेक्ट। और यही रीजन है कि ऑर्थो और पैरा जो सब्स्टिट्यूएंट है, जब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में है, तो आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक को इजी बना रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने से जो कार्ब एनायन बन रहा है वो इन ग्रुप्स के -I इफेक्ट और -M इफेक्ट से स्टेबल हो रहा है, चाहे वो ऑर्थो में हो या पैरा में, और यही रीजन है कि इनके साथ रेट ज्यादा आता है। अब हम आ जाते हैं कि यही ग्रुप मेटा पोजीशन में है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, मेटा पोजीशन में केवल एक ही इफेक्ट हो सकता है, और वो है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो यहाँ पर अगर मैंने NO2 जोड़ दिया, ओके, और ये है O और ये है क्लोरीन, यहाँ पर आया न्यूक्लियोफाइल, इसने इस पे अटैक किया, ओके, कि यहाँ पर अटैक करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब आप देखोगे कि नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर है, ये है डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर -I इफेक्ट तो मिलेगा, लेकिन अब ये यहाँ आ जाए तो ये यहाँ आ जाएगा, ओके। तो यहाँ Cl न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ -I इफेक्ट 0 है, यहाँ एब्सेंट है। ये क्या है बच्चों, एब्सेंट है, प्लस यहाँ -I इफेक्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये केवल -I इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, -M इफेक्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, और यही रीजन है कि ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जितना कि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन में थे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटा पोजीशन में है तो ये कार्ब एनायन को स्टेबल बनाने के लिए -I इफेक्ट तो देता है, बट -M इफेक्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, और यही रीजन है कि मेटा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सब्स्टिट्यूशन में मीसोमेरिक इफेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगर हम Cl देखें तो यहाँ पर -I 0 है, -M 0 है, ओके। किसका, ये क्या बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए। अब हम यहाँ पर अगर आ
जाते हैं कि यहाँ पर Cl और NO2 लगाते हैं तो माइनस आई इफेक्ट तो प्रेजेंट है, बट माइनस m क्या है, जीरो। जस्ट अब यहाँ आ जाए, यहाँ Cl और यहाँ NO2 है तो माइनस आई इफेक्ट जीरो, माइनस m इफेक्ट प्रेजेंट है बच्चों। और यहाँ पर आ जाए आप कि ये है Cl और ये है NO2, तो यहाँ पर इनका माइनस आई इफेक्ट ये और माइनस m इफेक्ट दोनों ऑपरेट्स हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं। और यही रीजन है कि ये ऑर्डर मिलता है रिएक्टिविटी का, समझ गए ना। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर रिंग में आते हैं तो ये इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये था हमारा बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइन में मैकेनिज्म, साइन सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, रिएक्टिविटी, प्रिपरेशन। अब हम जो नेक्स्ट लेंगे उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बचा हुआ जो भी मैटर है वो फिनिश हो जाएगा और हमारा हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर फिनिश होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।